वेलकम टू बैक नरेश कौशिक। आप सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं टीचिंग मेथड्स के अंतर्गत क्षेत्रीय यात्रा भ्रमण विधि के बारे में, फील्ड ट्रिप के बारे में। दोस्तों, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में बच्चों को प्रत्यक्ष ज्ञान देने की सिफारिश करती है और विद्वानों का, शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार जहाँ तक हो सके बच्चों को प्रत्यक्ष वस्तुएं दिखाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। भूगोल शिक्षण के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे अवसर यहाँ पर इस विधि के द्वारा हम प्रदान करते हैं। शैक्षिक यात्राओं, शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रमों के द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न स्थानों पर भौगोलिक या ऐतिहासिक वस्तुओं को उसके वास्तविक रूप से देखने का अवसर यहाँ पर प्राप्त होता है। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार स्कूल यात्रा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए स्कूल के द्वारा प्रबंध की गई यात्रा होती है, जिसमें विद्यार्थी उन स्थानों पर जाते हैं और जहाँ पर अधिगम सामग्री का निरीक्षण कर सके और उन क्रियात्मक स्थितियों में प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन किया जा सके। सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि विषय के शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को पुराने खंडर हैं, किले हैं, महल हैं, युद्ध क्षेत्र हो सकती हैं, बांध, नदी क्षेत्र, नहर, उद्योग या गुफा, कारखाने आदि के बारे में स्थलों को वहाँ पर विजिट करवाएं बच्चों को। इसके अलावा बच्चों को ऐतिहासिक के जो अवशेष हैं उसके प्रत्यक्ष दर्शन कराने के लिए, जैसे संग्रहालय हैं, प्राचीन जो शिक्षा के केंद्र, तक्षशिला इत्यादि जो स्थान है, वहाँ की यात्रा भी इसमें करवाई जा सकती है। अब हम भ्रमण विधि के प्रकार की बात करते हैं। मुख्य रूप से तीन प्रकारों में भ्रमण विधि को बांटा गया है। एक जो होता है शॉर्ट फील्ड ट्रिप, यानी छोटी यात्रा। इस के अंतर्गत छोटी बच्चों या छोटी कक्षाओं के लिए यह विधि उपयुक्त रहती है। इस प्रकार का जो टाइप है, क्योंकि यह समय और क्षेत्र के हिसाब से बहुत ही सीमित होता है। इसमें स्कूल समय में ही पूर्ण कर दिया जाता है। यानी ये जो ट्रिप होगी, शॉर्ट ट्रिप होती है, अपने आसपास का जो क्षेत्र होता है उसमें बच्चों को एजुकेशनल टूर के रूप में वहाँ पर ले जाया जा सकता है। इसका समय भी निश्चित होता है और इसका क्षेत्र भी लघु होता है। इसमें हम देखें तो हमारा स्कूल का बाग हो सकता है, भवन हो सकता है, लाइब्रेरी हो सकती है, या निकटतम कोई हॉस्पिटल वगैरह या निकटतम कोई दर्शनीय स्थल हमारा हो, वहाँ का भ्रमण हम इसमें शामिल कर सकते हैं। दूसरा इसका जो प्रकार होता है मध्यम या साधारण यात्रा, जिसको हम बोलते हैं मीडियम फील्ड ट्रिप्स के नाम से हम इसको जान सकते हैं। ऐसी यात्राएं लघु क्षेत्रीय यात्रा या भ्रमण के मुकाबले समय और क्षेत्र दोनों में कुछ थोड़ी सी विशाल होती हैं। इनका प्रबंध माध्यमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए किया जाता है और इस प्रकार से भ्रमण के लिए समय भी लघु भ्रमण की तुलना में अधिक समय लगता है और इसका भ्रमण वाला स्थान भी अधिक दूरी वाला होता है। ये स्थान नदी, स्थानीय फसल या विभिन्न प्रकार की जो शिक्षण संस्थाएं हैं, या वैसे स्थानीय संस्थाएं जैसे पंचायत घर है, पड़ोस के प्रमुख भवन इत्यादि, इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो लॉन्ग फील्ड ट्रिप, यानी लंबी यात्रा के नाम से हम इसको जानते हैं। इस प्रकार की यात्रा का क्षेत्र बहुत विशाल होता है। इन यात्राओं में वो समय भी बहुत अधिक लगता है। आमतौर पर जो बड़ी कक्षा के बच्चे हैं उसके लिए इसका प्रबंध किया जाता है, जैसे कृषि उद्योग या कारखाने की यात्रा करनी है, या भवन का भ्रमण, देश की राजधानी की हम बात करें उसका अगर भ्रमण करना है, तो इस प्रकार की जो क्षेत्रीय यात्राओं में इसको हम सम्मिलित किया कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं भ्रमण के उद्देश्य के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फील्ड ट्रिप्स, यानी यात्रा या भ्रमण के विशेष उद्देश्य होते हैं। इसके उद्देश्य आमतौर पर इस बात पर निर्भर करता है कि इसका संचालन और आयोजन किस प्रकार से किया जा रहा है, तो उस प्रकार से उसके उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। तो इसी क्षेत्र में हम सबसे पहले उद्देश्य की बात करते हैं। तो पहला उद्देश्य होता है सूचना प्राप्त करना, यानी यात्राओं का मुख्य उद्देश्य संबंधित जो भी स्थान हमारा होगा जहाँ पर हम भ्रमण के लिए जा रहे हैं उसके बारे में नई नई सूचना, जानकारी प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य होता है। किसी भी ज्ञान या जानकारी की प्राप्ति तक अधिक प्रभावशाली नहीं हो सकती जब तक कि उसका प्रत्यक्ष अनुभव यात्रा के द्वारा नहीं कर लिया जाता। जैसे मान लीजिए हमें आमेर का किला देखना है, जयपुर स्थित आमेर का किला हमें देखना है, तो एक तो हम किले के बारे में सुनते हैं, दूसरा हम आमेर के किले पे जाकर के वहाँ पर जो स्थिति है उस वस्तु स्थिति का हम प्रत्यक्ष से अनुभव करते हैं, तो वह ज्ञान हमारा है वो स्थायी होगा। दूसरा इसका उद्देश्य है रुचि पैदा करना,
टू क्रिएट टू इंटरेस्ट, यानी भूगोल विषय एक या हम ये कहें कि सामाजिक अध्ययन विषय एक नीरस विषय है, इसको रोचक किस प्रकार से बनाया जाए। तो यात्राओं का इसका उद्देश्य अपना रुचि पैदा करना होता है, क्योंकि इसमें अपन ट्रिप के माध्यम से बच्चों में इंटरेस्ट पैदा होगा, वो भ्रमण के लिए खुश होते हैं और उसके साथ साथ में अधिगम भी उसमें होता रहता है। तीसरा है नए अनुभव की प्राप्ति, यानी जब विद्यार्थियों को यात्राओं के संबंध में अंतर्गत उसके किसी स्थान की यात्रा या भ्रमण करवाया जाता है तो उसे प्रत्यक्ष रूप से वहाँ देखा जाता है और देखने के साथ में उसमें नए अनुभव प्राप्त होते हैं। इस प्रकार बच्चों को नए अनुभव की वहाँ पर प्राप्ति करवाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला है मूल्यों का विकास करना, यानी विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक जो मूल्यों का निर्माण भी इस प्रकार का उद्देश्य होता है, क्योंकि जब विद्यार्थी टूर में जाता है तो बहुत सारे बच्चे सामूहिक यात्रा करते हैं, टूर में जाते हैं, तो वहाँ पर उनमें आपस में किसी भी चीज़ को लेकर अगर वो एडजस्ट करते हैं, अपना कुछ शेयर करते हैं आपस में, टिफ़िन बोतल इत्यादि, तो उनमें परस्पर सहयोग की भावना होती है, परोपकार की भावना डेवलप होती है, कम्युनिटी। और दूसरी बात हम करें तो टीम वर्क की भावना भी यहाँ पर बच्चों में उत्पन्न होती है, तो मूल्यों का यहाँ पर विकास होता है। नेक्स्ट है मानसिकता को विकसित करना, टू डेवलप द मेंटल एबिलिटी। तो भ्रमण या यात्राओं के द्वारा बच्चों को जब नया ज्ञान प्राप्त होता है, नया अनुभव प्राप्त होता है, उससे उनकी मानसिक जो तर्क क्षमता है वो भी परिवर्तित होती है। नेक्स्ट व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, यानी बच्चों को प्रत्यक्ष रूप में भ्रमण करवा कर उसको व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जा सकता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से हम किसी वस्तुस्थिति के बारे में अगर नॉलेज प्राप्त करते हैं तो उससे हमारा जो व्यवहारिक ज्ञान है उसमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भ्रमण का प्रबंधन या संचालन किस प्रकार से हो। देखिए, यात्रा की सफलता के लिए संचालन पर निर्भर करती है। इसका प्रबंध करते समय शिक्षक को बहुत सावधानी रखना होता है और यात्रा से संबंधित पूर्व योजना बना लेनी होती है। इसके लिए हम भिन्न भिन्न बातों का ध्यान रख सकते हैं। मुख्य रूप से हम 3 बातों का यहाँ पर ध्यान रखते हैं। एक तो होगा यात्रा से आरंभ होने वाले जो हमारे पूर्व के कार्य हैं, अरेंजमेंट बिफोर स्टार्टिंग फील्ड ट्रिप, यानी इससे पहले हमें क्या करना चाहिए जब हम किसी ट्रिप पर या किसी एजुकेशनल टूर पर जब हम जा रहे हैं, तो उस वहाँ जाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी रहता है। उसमें हम फर्स्ट बात करें कि सबसे पहले तो उस टूर का हमें जो एम्स हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसका निर्धारण कर लेना चाहिए, ताकि बच्चों को हम स्पष्ट कर सकें कि हम कौन से स्थान पर टूर के लिए जा रहे हैं और उस स्थान पर हम क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं, उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, ये बच्चों को पहले से हमें बता देना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें तो उस क्षेत्र की जहाँ पर हम यात्रा या भ्रमण की योजना बना रहे हैं, उसमें सबसे पहले कक्षा में उसके बारे में अगर हम प्रेजेंटेशन उसका कर सकें, यह असंभव हो पाएगा, क्योंकि जहाँ पर योजना बनाई जा रही है हम उस चीज़ को पहले क्लास में बताएं, उसके बाद में हम वहाँ पर विजिट करने जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल वर्क होता है। तीसरा, संबंधित जो प्रशासकीय अधिकारी है उनकी स्वीकृति वहाँ पर प्राप्त कर लेनी चाहिए। मान लीजिए हम किसी भी दर्शनीय स्थल को देखने के लिए जा रहे हैं भ्रमण के लिए, तो वहाँ का जो टाइमिंग क्या है, जैसे मान लीजिए हम जयपुर की बात करते हैं, अल्बर्ट हॉल हम देखने के लिए जा रही हैं, या चिड़ियाघर हम देखने के लिए जा रहे हैं, म्यूजियम देखने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ का टाइम डिसाइड होता है कि इस टाइम तक यह खुला रहता है और वहाँ पर प्रवेश या टिकट संबंधी जो समस्या है उसकी जानकारी के लिए जो उच्च अधिकारी होते हैं उससे पहले से ही हमें अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों के जो माता पिता हैं उनके बारे में भी हमें नॉलेज पहले से होना चाहिए, क्योंकि उनकी परमिशन के बिना हम बच्चों को टूर पर नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए उनकी अनुमति ज़रूरी है। नेक्स्ट है समय और खर्च का बजट पहले से ही बनाया जाना चाहिए, कि ताकि बाद में जब समय और धन की आवश्यकता की कभी कभी महसूस हमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले से हमारा वक्त प्लान होगा तो हम इन समस्याओं से जूझ नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है यातायात के साधनों की योग्य व्यवस्था हमें कर लेनी चाहिए, क्योंकि टाइम रहते अगर हम यातायात के साधनों की व्यवस्था कर लेते हैं, बाद में अगर मान लीजिए हमारा सब कुछ फिक्स हो गया, फिर अगर हमें परिवहन के साधन नहीं मिलते हैं तो फिर हमारी यात्रा पोस्टपोन हो सकती है। नेक्स्ट है बच्चों की प्रारंभिक तैयारी संबंधी जो आवश्यक निर्देश हैं, जैसे कि किस प्रकार से उन्हें वहाँ पर जाना है, कितने कपड़े ले जाने हैं, कितने दिन का यहाँ प्रबंध होगा, क्या खाना साथ में लेकर जाना है, या खर्चे के लिए जेब खर्च के लिए कितने पैसे लाने हैं, इत्यादि इत्यादि जो छोटी छोटी नॉर्मल बातें होती हैं उसके बारे में भी आवश्यक निर्देश बच्चों को पूर्व दे देना चाहिए। और पहले ये भी बता देना चाहिए कि आपको जब वापस लौट कर के आना है या
तो हमें उससे संबंधित अपने विचार भी बच्चों को प्रेषित करने होंगे, आपस में शेयर करने होंगे। तो इसके साथ साथ में वो एक नोटबुक और पेन भी रख लें ताकि उसमें अपना डाटा वो रिकॉर्ड कर सके। दूसरा है यात्रा के दौरान किए जाने वाले कार्य, यानी यात्रा क्षेत्र के अधिकारियों का वहाँ पर सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों से भिन्न भिन्न तरीके के प्रश्न पूछने चाहिए। शिक्षक को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थी भ्रमण क्षेत्र में संबंधित किसी वस्तु को हानि नहीं पहुँचाए। जैसे कई बार लिखा होता है कि यहाँ पर फ़ोटो खींचना मना है, सेल्फी लेना मना है, कैमरे का उपयोग प्रतिबंधित है, फूल तोड़ना मना है, फिर भी हम फूल तोड़ लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं, उनका हमें यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। इसके अलावा यात्रा के समय विद्यार्थियों के बहुत सारे समूह भी बना दिए जाते हैं, जहाँ प्रत्येक समूह का एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया जाना चाहिए ताकि वो जो टीम लीडर है वो अपनी टीम का पूरा अच्छे से ख्याल रख सके, उसकी एक्टिविटी को नोट कर सके। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि समय समय पर विद्यार्थियों की गिनती की जानी चाहिए। मान लीजिए हम 50 बच्चों का ग्रुप लेकर के जा रहे हैं और 50 में से कई ऐसे स्थल होते हैं जो जहाँ पर बच्चे चारों तरफ घूम रहे हैं और अब हम काउंटिंग करें नहीं, बस में बैठ कर के आगे के स्थल की ओर हम चले गए हैं और कुछ बच्चे हमारे वहाँ से रह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति हमारे सामने नहीं हो। इससे पहले कि जब भी हम नेक्स्ट पैलेस के लिए, हम स्थल के लिए रवाना होते हैं, उससे पहले बच्चों की काउंटिंग हमें कर लेनी चाहिए। और इसके बाद में है लास्ट यात्रा के बाद का कार्य, यानी यात्रा जब समाप्त हो जाती है तो शिक्षक बच्चों के समूह को प्रत्येक अपने अपने अनुभव लिखने के लिए कहना चाहिए और उनके अनुभव जो सारी कक्षा के सामने बच्चों को बताए जाने चाहिए। इसके पश्चात विचार विमर्श उन अनुभवों पर किया जाना चाहिए। सफलता और असफलता के बारे में डिस्कस निकाल करके उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए ताकि भविष्य में वे सुरक्षित रह सकें। इसके बाद में हम बात करते हैं यात्रा विधि के लाभ के बारे में। सबसे पहला लाभ तो ये होता है कि यहाँ पर यात्रा विधि से व्यवहारिक ज्ञान की हमें प्राप्ति होती है, क्योंकि जो व्यवहारिक ज्ञान होगा वो स्थायी रहता है। इससे विद्यार्थियों की वास्तविक जो वस्तु है उसका अनुभव होता है। उदाहरण के लिए हम समाचार पत्र बनने की अगर प्रक्रिया देखते हैं तो उसको आंखों देखी जो हमारी घटना हो जाती है तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान हमारा हो जाता है और इस प्रकार का ज्ञान हमारा व्यवहारिक होता है। दूसरा, मानसिकता का विकास हम बात करें, इसका मुख्य लाभ होता है क्योंकि विधि के द्वारा बच्चों की मानसिकता विकसित होती है और छात्रों को विद्यालय के बाहर का जो जीवन है उससे भी ज्ञान प्राप्त करने का यह अवसर प्राप्त मिलता है। यह विधि प्रोवाइड करवाती है, इसलिए मानसिक विकास बच्चे का यहाँ पर इस विधि के माध्यम से होता है। तीसरा है जीवन की वास्तविकता का ज्ञान, यानी विद्यार्थियों के जीवन की वास्तविकता से यह परिचय करवाती है। जब बाहरी माहौल में जाते हैं तो हमारा वास्तविक जो जीवन है उससे सीधा सीधा संबंधित रहता है। इसके भिन्न हमारे जीवन की वास्तविकता का ज्ञान यहाँ पर इस विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट है विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञान की प्राप्ति, यानी इस विधि के द्वारा विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे मान लीजिए हम ट्रेन में यात्रा करें और ट्रेन में यात्रा के दौरान हमें ट्रेन से संबंधित जो रेल व्यवस्था है, रेल व्यवस्था में किस प्रकार से टिकटिंग होती है, किस प्रकार से इसमें मैनेजमेंट होता है, कौन कौन से स्टेट में, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कब कब ट्रेन का संचालन होता है और किस प्रकार से किया जाता है, वो सारी जानकारी मान लीजिए हम देते हैं तो हमारे लिए नया विषय हो सकता। नेक्स्ट है सामाजिकता का प्रशिक्षण, यानी इस विधि के माध्यम से विद्यार्थी इकट्ठे होकर के भ्रमण के लिए जाते हैं तो एक साथ बहुत सारे अनुभव प्राप्त करते हैं जिसको हम कलमबद्ध भी करते हैं। इस प्रकार इनमें मिलजुल कर रहने की आदत का विकास होता है, परोपकार की भावना का विकास होता है और आपस में लोगों में सामाजिकता का प्रशिक्षण भी यहाँ पर मुख्य रूप से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकतांत्रिक प्रशिक्षण के बारे में। तो इस विधि के द्वारा बच्चों को संयुक्त उद्देश्य होता है कि मिलकर सोचने का कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसमें बच्चों को अपने विचार प्रकट करने के लिए स्वतंत्रता होती है और इससे बच्चों में लोकतांत्रिक भावना का भी विकास होता है। नेक्स्ट है रट्टेबाजी पर रोक लगना, यानी इस विधि के द्वारा जब हम प्रत्यक्ष रूप से किसी स्थल को देखने के लिए जाते हैं तो बच्चा वहाँ पर रट्टन विद्या नहीं लगाता है, वहाँ पर उस प्रत्यक्ष स्थल के बारे में देखता है। देखने के बाद में उसको स्थानीय ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वहाँ पर रट्टा लगाने वाली प्रवृत्ति है उसका निश्चित रूप से वहाँ पर पतन होता है, उसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि जब जिस स्थल पर हम जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें किसी चीज़ को रटने की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष रूप से किसी बारे में हम नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं और उसके बाद में वह जो ज्ञान होगा हमारा सही होता है। और अंतिम है आत्म अनुशासन का विकास होता है, यानी इस विधि के द्वारा बच्चों को विभिन्न समूह बना दिए जाते हैं जिससे बच्चे यात्रा की सफलता के लिए अपने आप को अनुशासित करना सीखते हैं और ऐसे हेतु वहाँ पर बच्चों में आत्म अनुशासन का विकास होता है। ओके,
अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट करें तो प्लीज़ पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक अद्यतन जो शैक्षिक जानकारी है वो पहुंच सके। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।